नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट स्टडी विद जीत सर में। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में होने वाले एग्जाम के लिए उसके हिंदी के पाठ्यक्रम को। साथ में हम यह भी जानेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में किस प्रकार से अध्ययन व अध्यापन का कार्य करवाया जाता है, इंटरव्यू कैसे होता है और बाकी तमाम जानकारियाँ जो भी आपके जहन में उठ रही है वो सभी का जवाब हम आपको देने वाले हैं। साथ में जिनको अपनी क्वालिफ़िकेशन को लेके डाउट है, यानी कि अपनी जो भी अर्हताएँ हैं, उनको लेकर यदि डाउट है, तो उन सभी के बारे में भी आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं आज के इस वीडियो के मुख्य पार्ट को, यानी कि सिलेबस को, जो कि हम हिंदी में आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, पहली जो यूनिट है वो है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला हम देखने वाले हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, जो कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व के समय का टाइमिंग इन्होंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया है। तो आप देखिएगा इसको। इसमें हम देखेंगे, हम लोग परिचय देखेंगे कि इसका समय क्या रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, और इसकी स्थिति, इसकी लोकेशन क्या है। साथ ही इसका विस्तार कहाँ तक है, जिसमें इन्होंने सिलेबस में दे रखा है लगभग 1500 मील तक जो है इसका विस्तार फैला हुआ है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो दो प्रमुख स्थल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, पाकिस्तान में है, दे रखा है। साथ ही भारत में कुछ स्थान है जैसे रोपड़, लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, आलमगीर, कालीबंगा, बनावली। ये जो स्थल है ये हमारे भारत में है, जिनका भी अध्ययन हमें करना है सिलेबस के आधार पर। इसके अतिरिक्त हमें कुछ मूर्तियों का अध्ययन करने के लिए भी कहा गया है, जैसे कि सबसे पहले डांसिंग गर्ल की बात की है। सभी को पता होना चाहिए, मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई है, कांस्य धातु में निर्मित है। डायमेंशन यानी इसका जो आकार की बात करते हैं, ज़रूर से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं। 10.5 गुणा 5 गुणा 2.5 सेंटीमीटर आकार का यह मूर्तिशिल्प बना हुआ है, डांसिंग गर्ल वाला। साथ ही ये 2500 ईसा पूर्व का है। संग्रहित कहाँ है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। साथियों, यह सिलेबस न केवल सिलेबस ही है, बल्कि आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें दे रखी होती हैं। तो आप इनको यदि गौर से पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ मैटर आपका यहीं क्लियर हो जाता है। निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न आपके सिलेबस में से ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे, तो आप इनको गौर से देखिएगा। अगला हम पढ़ेंगे इसमें मानव धड़ को, मेल टोरसो, जो कि हड़प्पा से प्राप्त होता है। आपने देखा ही होगा, ये भी पत्थर से बना हुआ है, यानी कि ये लाइमस्टोन से बना हुआ है, रेड लाइमस्टोन से, रेड जैस्पर स्टोन से बना हुआ है। इसका डायमेंशन की बात करते हैं तो 9.2 गुणा 5.8 गुणा 3 सेंटीमीटर आकार में है। यह भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त हमें पढ़नी होगी मातृ देवी की प्रतिमा, जो कि हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। साथियों, पता होना चाहिए मातृ देवी की जो प्रतिमाएं हैं वह टेराकोटा माध्यम में मिली हैं। अधिकतर हमें मोहनजोदड़ो से अधिकतर जो है मातृ देवी की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, जो कि चिकोटी विधि का नाम चिकोटी विधि, यानी ये कह सकते हैं कि उन्होंने केवल क्ले जो होती है, यानी मिट्टी को उन्होंने राउंड करके घुमा के प्रयोग में लिया है, ना कोई कास्टिंग की है ना कुछ और, उन्होंने खुद हाथों से उनको बनाया है, तो उसको चिकोटी विधि के नाम से जानते हैं। तो ये जो माता देवी की प्रतिमा है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है, 22 गुणा 8 गुणा 5 सेंटीमीटर इसका आकार है। फिर मोहरों की बात करते हैं तो हमें मोहरें भी पढ़नी है। उसमें बात की इन्होंने बुल या बैल की मोहर की बात की है, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। लगभग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो डायमेंशन दे रखा है साथियों, इसका जो आकार प्रकार दे रखा है वो 2.5 गुणा 2.5 गुणा 1.4 सेंटीमीटर आकार की है। यानी इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है वो 2.5 गुणा 2.5 सेंटीमीटर है, यानी यह वर्गाकार मोहर है। प्रश्न यह भी पूछ लेते हैं कि हड़प्पा से, या फिर ये कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहरें प्राप्त होती है वो किस आकार की हैं, तो वो वर्गाकार की हैं, चौकोर हैं। 2500 आसपास की ये प्रतिमा, ये हमें बुल की जो है शील या मोहर प्राप्त होती है, जो संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो मोहरें दे रखी है, यहाँ पे जो हमें कुछ स्कल्पचर्स दे रखे हैं, इसके अलावा भी हमें कुछ स्कल्पचर्स का अध्ययन कर लेना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो दे रखी है, यहाँ पे 3 हमें मुख्य रूप से दे दिया है उन्होंने। यहाँ पे डांसिंग गर्ल दिया है, मानव धड़ दिया है और माता देवी की प्रतिमा दी है, लेकिन इसके अलावा भी हमें अध्ययन करना चाहिए। ये आपके लिए सजेशन है, क्योंकि ये केवल एक आपके सजेशन मात्र दिया गया है अधिकतर। फिर देखिए यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों के अलंकरण के अध्ययन के विषय में उन्होंने कहा है, और जिसमें हमें रंगीन मृद पात्र, यानी कि जो पोट बने हुए हैं, जो क्ले के पोट बने हुए पात्र जो मिले हुए हैं, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है कि कैसा अलंकरण किया गया है उनके ऊपर। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में अधिकतर जो कार्य किया गया है वो ब्लैक सरफेस के ऊपर रेड से उन्होंने किया है, तो ऐसा कुछ अलंकरण देखने को मिलता है।
राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये अपनी पहली यूनिट रहेगी। दूसरी यूनिट में हमें पढ़ना होगा बौद्ध, जैन और हिंदू कला के विषय में। तो बौद्ध, हिंदू, जैन कला, और वो भी हमें पढ़नी है कौन सी, तीसरी शताब्दी से लेके और 8वीं शताब्दी ईस्वी तक। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का नाम से आप समझ सकते हैं कि हमें इसमें मौर्यन पीरियड भी पढ़ना है, हमें कुषाण भी पढ़ना है, गुप्त काल भी पढ़ना है, और शो ऑन यही चलता रहेगा। और इसके अंतर्गत ही हम लोग अजंता को भी अलग से अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, इस यूनिट में हिंदू, बौद्ध और जैन की बात करते हैं तो हमें पढ़ना होगा मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल। उनके दौरान की जो कला है उसका सामान्य परिचय हमें पढ़ना है, उसकी बेसिक्स जो नॉलेज है वो हमें पता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हमें कुछ मूर्तियों का अध्ययन करने के लिए कहा गया है, जैसे कि सारनाथ का सिंह स्तंभ, यानी कि लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ, ये हमें पढ़ना रहेगा। ये किससे बना है? बलुआ पत्थर से बना हुआ है। मौर्यकालीन जो कलाएं थी उनका प्रमुख जो विशेषता थी वहाँ की औपदार मूर्तियाँ थी, यानी ये कह सकते हैं कि चमकदार पोलिस मौर्य कला की एक मुख्य विशेषता रही हैं। वह यहाँ पे बताया गया है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का समय दिया गया है और ये कहाँ संग्रहित है। यह प्रश्न एज इट इज एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सारनाथ का सिंह स्तंभ या लॉयन कैपिटल कहाँ संग्रहित है। जवाब है साथियों सारनाथ का संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश। इसके अतिरिक्त हमें पढ़ना है दीदारगंज की चाम्रग्राहिणी यक्षिणी को, जो कि मौर्य काल की ही एक उत्तम कृति मानी जाती है। आप सभी ने फोटो निश्चित रूप से देखी होगी। यह जो प्रतिमा है यह भी पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर से निर्मित है, यानी सैंड स्टोन से निर्मित है और इस पे भी पॉलिश की गई है। इस प्रतिमा को चारों तरफ से कोर के बनाया गया है। यह भी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है और ये प्रतिमा भी कहाँ संग्रहित है? ये पटना संग्रहालय बिहार में ही संग्रहित है। जैसा कि दीदारगंज जो है वो पटना के समीप स्थित है और पटना के पास में होने की वजह से ये प्रतिमा भी कहीं कहाँ रखी गई है? पटना संग्रहालय बिहार में रखी गई है। इसके अतिरिक्त हमें तक्षशिला से प्राप्त बोधिसत्व का सिर देखना है। बोधिसत्व का हेड मिला है, तक्षशिला से प्राप्त होता है। तक्षशिला गांधार कला का एक केंद्र माना जाता था। हालांकि प्रमुख गांधार कला के जो दो केंद्र थे वो आपके गांधार और मथुरा का नाम आता है, परंतु तक्षशिला से भी हमें कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। उनमें से तक्षशिला से प्राप्त जो भगवान बुद्ध का बोधिसत्व का जो सिर मिला है, जिसको पत्थर से बना हुआ है और 27.5 गुणा 20 गुणा 15 सेंटीमीटर आकार का बना हुआ है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। और यह कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। हमें पढ़ना होगा कटरा टीला से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा। साथियों, बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा हमें मथुरा से भी प्राप्त होती है और हमें जो है सारनाथ से भी प्राप्त होती है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, याद रखिएगा एग्जाम में आप लोग कि कटरा से जो बैठे हुए बुद्ध की प्राप्त होती है प्रतिमा, कटरा जो कि मथुरा के पास में स्थित है, तो कटरा टीला या कटरा माउंड कहते हैं कि मथुरा से प्राप्त होती है। कुषाणकालीन मूर्तिशिल्प है और कहाँ संग्रहित है? तो मथुरा संग्रहालय में है। जैसा कि मैंने कहा कटरा टीला मथुरा के पास में है, इसलिए ये भी प्रतिमा मथुरा संग्रहालय में ही संग्रहित है। इसके अतिरिक्त सारनाथ से भी बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त होती है। यह जो प्रतिमा है ये हमें पत्थर की मिली है, यानी जैसा कि देखते सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया है। सारनाथ से जो भगवान बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा मिलती है वो गुप्त काल की है, जबकि मथुरा से जो बैठे हुए बुद्ध की प्राप्त होती है प्रतिमा वह कुषाण काल की है। अंतर याद रखिएगा साथियों, यह 5th सेंचुरी की है और ये कहाँ संग्रहित है? सारनाथ से प्राप्त होती है, तो ये सारनाथ के म्यूजियम में ही संग्रहित है, सारनाथ संग्रहालय में। इसके अतिरिक्त हमें पढ़नी होगी गुप्त काल की कुछ जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं पढ़नी है। तो जैन तीर्थंकर की जो प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं वो हमें गुप्त काल की है, 5th सेंचुरी की है और ये कहाँ रखी गई है? तो जो स्टेट म्यूजियम है, यानी कि राज्य म्यूजियम लखनऊ जो है वहाँ पर ये कुछ गुप्तकालीन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं रखी गई हैं, जिनके संबंध में हमसे पूछा जाएगा कि ये प्रतिमाएं किस पत्थर से निर्मित हैं या किस काल की हैं या कहाँ संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त हमें पढ़ना है, जैसा कि हमने बात की थी, हम बौद्ध, जैन और हिंदू कला के बारे में बात करेंगे। बौद्ध कला में ही नाम आता है आपकी अजंता का। अजंता की हमें लोकेशन देखनी है, कहाँ पर है? जैसा कि आपको पता है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और के पास में है, औरंगाबाद के पास में है। इसकी अवधि देखेंगे कि इसका जो टाइमिंग है वो क्या रहा था, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा ही होगा। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी तक इसका समय आता है। लगभग 800 साल की अवधि जो है अजंता के चित्रों की रही है। तो हम लोग स्थान पढ़ेंगे, अवधि पढ़नी है, गुफाओं की संख्या पढ़नी है, जैसा कि
30 गुफाओं के बारे में हम बात करते हैं। चैत्य और विहार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ से कौन कौन सी प्रमुख पेंटिंग्स मिलती है उनके बारे में, कौन सी महत्वपूर्ण मूर्तियाँ हैं उनके बारे में प्राप्त करेंगे जानकारी। यहाँ पे किस विषय पर मूर्तियाँ या फिर चित्र बने हैं और किस तकनीक में चित्र बनाए गए हैं, तो तकनीक भी हम देखने वाले हैं, पढ़नी होनी की हमें ये। इसके अतिरिक्त हम बातचीत करेंगे कि यहाँ से उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं अजंता की कुछ पेंटिंग और मूर्ति शिल्प में। जैसे एक पेंटिंग दी है उन्होंने यहाँ पे बोधिसत्व पद्म पाणी की, अजंता की गुफा संख्या 1 से प्राप्त होती है, 5वीं शताब्दी की है, क्योंकि गुफा संख्या 1 लगभग सबसे बाद में बनी हुई गुफाओं में से आती है, इसलिए 5th सेंचुरी यहाँ पे इसका टाइमिंग दिया गया है। और मारविजय जो कि अजंता की गुफा संख्या 26 से प्राप्त एक प्रमुख मूर्ति शिल्प है। हालांकि मारविजय का चित्र हमें गुफा संख्या 1 से प्राप्त होता है, लेकिन जो मूर्ति शिल्प है वो गुफा संख्या 26 का सबसे खास बात है। इसके अतिरिक्त हम लोग इसकी 3rd यूनिट जो देखने वाले होंगे उसमें हम देखने वाले हैं मंदिर मूर्ति शिल्प को, यानी मंदिरों में बनी हुई मूर्ति शिल्प, कांसे की मूर्तियां और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर यानी कि इंडो सैसनिक आर्ट को हम देखेंगे। मंदिर मूर्ति शिल्प में हम लोग देखने वाले हैं कौन से भारत के प्रमुख मंदिर जो है वहाँ पे कौन कौन से मुख्य मूर्ति शिल्प प्राप्त होते हैं, कौन कौन से मंदिर हैं उनके बारे में प्राप्त करेंगे जानकारी। साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि कांसे जो प्रतिमाएं हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अधिकतर कांसे प्रतिमाएं चोल काल में बनी हैं, तो चोल कालीन कांस्य मूर्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर यानी कि मुगल और भारतीय शैली के संयोजन से जो आर्किटेक्चर जो बने हैं, इमारतें बनी हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए भारतीय मंदिरों के कलात्मक पहलू की बात उन्होंने की है, जो कि 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य जो मंदिर बने हैं उनके बारे में हमें उनका जो कलात्मक पक्ष है उसको पढ़ेंगे। जिसमें से हम लोग पहले पॉइंट में पढ़ेंगे मंदिर मूर्तिकला का परिचय, कि ये जो मूर्तियां हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी मूर्तियां बनी हैं, कौन कौन से मंदिरों में बनी हैं, तो उनका एक बेसिक उनका हमें नॉलेज पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कुछ प्रमुख मूर्ति शिल्पों को, जैसे कि गंगा अवतरण का दृश्य प्राप्त होता है हमें महाबलीपुरम से। पल्लवकालीन प्रमुख एक कला का उदाहरण माना जाता है गंगा अवतरण का दृश्य, अर्जुन पेनेंस जिसको कहा जाता है। और इसके अलावा ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, 7वीं शताब्दी में बना हुआ है, पाषाण काल का है। पाषाण काल से मतलब है पाषाण में बना हुआ है, पाषाण काल नहीं है, पाषाण में बना है, पत्थर में बना हुआ है ये, ठीक है। और पत्थर की बात करते हैं तो ग्रेनाइट स्टोन से बना हुआ है। इसके अतिरिक्त हम लोग पढ़ेंगे रावण का कैलाश पर्वत को हिलाने का दृश्य, यानी कि रावण का कैलाश उत्तोलन या फिर रावण शेकिंग माउंटेन कैलाशा वाला जो मूर्ति शिल्प है, जो कि हमें प्राप्त होता है कहाँ से, राष्ट्रकूट कालीन में बनी हुई प्रमुख गुफाएं एलोरा की गुफाओं से प्राप्त होता है। गुफा संख्या 16 का प्रमुख मूर्ति शिल्प माना जाता है रावण का कैलाश पर्वत को हिलाने वाला दृश्य। इसके अतिरिक्त हम पढ़ेंगे त्रिमूर्ति, एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं, वहाँ पे त्रिमूर्ति यानी भगवान शिव को डेडिकेटेड एक 18 फीट ऊंची एक त्रिमूर्ति वहाँ पे बनी हुई है, उसका अध्ययन करना है। 9th सेंचुरी की है। जबकि आप बात करते हैं एलोरा की, तो एलोरा की जो गुफाएं बनी हैं वो हमारे विशेष रूप से 16 सेंचुरी की, माफ़ कीजिएगा 16 नंबर की, यानी कि गुफा संख्या 16 की बात करते हैं, कैलाशनाथ मंदिर की बात करते हैं। आपको जहन में होगा कि राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने उसका निर्माण करवाया था 8th सेंचुरी में। तो स्पेशली 8th सेंचुरी के आसपास 7th 8th सेंचुरी में आप राष्ट्रकूट कालीन एलोरा की गुफाओं को मान सकते हैं। 9th सेंचुरी में एलिफेंटा की गुफाएं दे रखी है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे लक्ष्मी नारायण के प्रतिमा और वहाँ का मंदिर, जो कि कंदरिया महादेव मंदिर में प्रतिमा बनी हुई है। इसके अतिरिक्त ये जो कंदरिया महादेव का मंदिर है ये खजुराहो के मंदिर समूहों का से एक प्रमुख मंदिर है, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली में बना है, और ये बनाया किसने है, तो ये चंदेल शासकों के समय बने हुए हैं, ये भी हमें पढ़ना है। 10th सेंचुरी में ये भी आपसे समय पूछ लेते हैं कि कंदरिया महादेव के मंदिर हैं, या ये कहें कि खजुराहो के जो मंदिर हैं वह किस काल के वह हैं, तो 10वीं शताब्दी के हैं। इसके अलावा एक हम लोग मूर्ति शिल्प पढ़ेंगे झांझ लिए हुए या फिर मंजीरा लिए हुए मंजीरा वादक। ये जो प्रतिमा है, ये जो मूर्ति शिल्प है, ये हमें प्राप्त होता है सूर्य मंदिर से। सूर्य मंदिर यानी कोणार्क का सन टेम्पल गंग वंश के शासकों ने निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 13th सेंचुरी में निर्माण करवाया था। वहाँ की एक मूर्ति शिल्प है मंजीरा लिए हुए वादी का। इसके अतिरिक्त हम लोग पढ़ेंगे माँ और बच्चे का एक मूर्ति शिल्प है, जो हमें प्राप्त होता है कहाँ से, विमल शाह के मंदिर से। विमल शाह का मंदिर राजस्थान के रणकपुर में
माफ़ कीजिएगा, दिलवाड़ा में दो प्रमुख मंदिर है, विमल वसही और लूण वसही। तो विमल वसही जो मंदिर है, जिसको विमल शाह मंदिर कहा जाता है, सोलंकी वंश के शासक, गुजरात के सोलंकी वंश के शासक हुआ करते थे, भीम प्रथम, भीम सेकंड, उनके समय इनका निर्माण हुआ था। दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान में है। यहाँ का एक मूर्तिशिल्प प्राप्त होता है जो कि हमें माँ और बच्चे का है, वाइट मार्बल में बना हुआ है। कब बना था? 13th सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था। ये कुछ हमें मूर्तिशिल्प, मुख्य मूर्तिशिल्पों की इन्होंने बात की थी, भारतीय मंदिरों के मुख्य मूर्तिशिल्पों की कुछ उदाहरण इन्होंने यहाँ तक दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने कांसे की मूर्तिशिल्प की बात की थी, यानी ब्रॉन्ज की बात की थी। तो भारत में जो ब्रॉन्ज टेक्निक है उसकी बात की है। तो ब्रॉन्ज का परिचय पढ़ना है, जिसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ब्रॉन्ज जो है वो क्या है, एक अलॉय व्हील है या एक नॉर्मल या रेगुलर व्हील जो भी है, सॉरी धातु है ना, मेटल, कैसा मेटल है ये। और इसकी टेक्निक को हम देखेंगे कि कांसे जो उसकी दो टेक्निक होती हैं, एक सॉलिड टेक्निक है, एक जिसको सॉलिड है, दूसरी होलो है, जिसको हिंदी में हम लोग भरवा या फिर खोखली विधि कह सकते हैं। तो कास्टिंग की विधि बताई गई है कांसे की, वो हमें पढ़नी है। इसके अलावा कांसे के लिए अपना साउथ इंडिया काफ़ी फेमस है। तो हम लोग पढ़ेंगे चोलकालीन प्रमुख मूर्ति शिल्पों को, जिनमें नाम आएगा नटराज की प्रतिमा, जो कि तंजावुर से प्राप्त होती है, विशेष प्रतिमा, तमिलनाडु तंजावुर। चोलकालीन प्रतिमा है, 12th सेंचुरी में ये प्रतिमा बनी हुई थी और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये प्रतिमा संग्रहित है। इसके अतिरिक्त हमें एक भारतीय कांस्य कला की एक और मुख्य प्रतिमा मिलती है, देवी उमाया पार्वती की। तो उमाया पार्वती की प्रतिमा जो चोलकालीन ही है, यह भी कहाँ पे संग्रहित? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो दोनों ही प्रतिमाएं काफ़ी खास हो जाती हैं। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं या फिर वास्तुकला की बात करते हैं, तो इसका हम लोग परिचय पढ़ने वाले हैं कि इंडो इस्लामिक या इंडो सैसनिक आर्ट क्या है, उसको हम बेसिकली जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के प्रमुख उदाहरण मानी जाती हैं। तो उनमें से कुछ का नाम यहाँ पे दे रखा है जिनका हमें अध्ययन करना है। नाम बात करते हैं, हम कुछ वास्तुकलाओं का अध्ययन करना है, जिसमें कुतुब मीनार का करना है। दिल्ली सल्तनत का जो काल था, मुगल काल से पहले का, उसमें जो है गुलाम वंश के शासकों ने, जिसमें आप कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का नाम पढ़ते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, वो पढ़ेंगे हम लोग। हम ताजमहल को पढ़ेंगे कि ताजमहल जैसे कि मुगल शासक शाहजहां ने निर्माण करवाया था, आगरा में यमुना नदी के तट पे मकराना राजस्थान से लाए गए संगमरमर से उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, तो वह भी हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग गोल गुम्बज को पढ़ेंगे जो कि बीजापुर में है। गोल गुम्बज जो कि आदिल शाह का मकबरा माना जाता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पढ़ेंगे हम लोग किसमें? आर्किटेक्चर वाले पार्ट में। फोर्थ इसकी जो इकाई है, यूनिट है, उसका नाम है राजस्थानी में पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो राजस्थानी जो और पहाड़ी जो शैली है, वो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी का समय दिया गया है। उस दौरान राजस्थानी और पहाड़ी शैली पनपी है। उनमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? भारत की लघु चित्र शैलियों को पढ़ेंगे। तो पहाड़ी और राजस्थानी दोनों ही लघु चित्र शैलियाँ हैं, उनको पढ़ेंगे, जिसमें जैन, पाल, राजस्थान, मुगल और मध्य भारत, दक्षिण और पहाड़ी जो शैलियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान स्कूल की, बात करेंगे राजस्थान शैली की बात करेंगे। तो राजस्थान शैली का उद्भव कब हुआ था? तो उद्भव विकास पढ़ेंगे हम लोग। इसकी प्रमुख शैलियाँ, जिसमें मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर, किशनगढ़ और जयपुर शैली का अध्ययन करेंगे। हम राजस्थानी और पहाड़ी शैली की मुख्य विशेषताएं भी पढ़ेंगे, यानी कि राजस्थान शैली की तो पढ़नी ही है, पहाड़ी का भी नाम दे रखा है तो पहाड़ी की भी विशेषताएं पढ़ेंगे। इसके अलावा राजस्थान स्कूल की कुछ चित्रों की बात इन्होंने की है, जैसा कि राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का चित्र है, राजा अनिरुद्ध सिंह का चित्र है जो कि उत्कल राम ने बनाया था, बूंदी शैली का प्रमुख चित्र है। तो ऐसे कुछ और भी चित्र हमें पढ़ने रहेंगे, जिनमें से एक ये दे रखा है। इसके अतिरिक्त मेरू रागिनी का चित्र है, साहबदीन ने बनाया था मेवाड़ शैली में। और चौगान प्लेयर का एक चित्र है जो कि दाना भाटी नाम के चित्रकार ने बनाया था, जोधपुर शैली में। यानी कि राजस्थान की चार प्रमुख शैलियाँ, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, मेवात शैली, चारों शैलियों की कुछ प्रमुख शैलियों के बारे में हमें अध्ययन करना है जो कि ऊपर दी गई हैं। हम कुछ और चित्र के बारे में बात करते हैं, जैसे झूले पर श्री कृष्ण नाम का चित्र है जो कि नूरुद्दीन नाम के चित्रकार ने बनाया था, बीकानेर शैली में बनाया था। बीकानेर शैली में उस्ताद कलाकारों का अधिक बोलबाला था। चित्रकूट में भरत व राम मिलन, ये काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है, ये गुमान नाम के चित्रकार ने जयपुर शैली में बनाया था।
और राधा या बनी ठनी का चित्र सबसे प्रसिद्ध चित्र है, आप सभी को पता है, भारत की मोनालिसा जिसे कहा जाता है। निहाल चंद ने बनाया था, किशनगढ़ शैली में बनाए हैं, राजा सावंत सिंह या नागरीदास के सानिध्य में। फिर हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ी स्कूल को। पहाड़ी स्कूल में हम देखेंगे उद्भव और विकास को देखेंगे। दो प्रमुख शैलियों को पढ़ेंगे, बसोली और कांगड़ा शैली। पहाड़ी शैली की मुख्य विशेषताएं देखेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और कुछ पहाड़ी चित्रों का अध्ययन करेंगे, जैसे कृष्ण और गोपियाँ जो कि बसोली शैली का एक चित्र है। इसके अलावा राग मेघ कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्र है। 5वीं यूनिट में देखने वाले हैं मुगल और दक्षिण शैली को, यानी मुगल और जो डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है यानी दक्षिण स्कूल है उसको पढ़ेंगे। तो इनका टाइमिंग भी 16वीं शताब्दी ही है। तो मुगल काल की उत्पत्ति, मुगल स्कूल की यानी मुगल शैली की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, आप सभी ने पढ़ा था कि भाई 1526 में बाबर आता है, उसके बाद में उसने मुगल वंश की स्थापना की। बाद में हुमायूं आता है, जो चित्रकार इंडिया में लेकर आता है। फिर ये अपनी जो परंपरा है मुगल काल की चल पड़ी होती है। तो उद्भव और उसके विकास को पढ़ेंगे हम। मुगल शैली की विशेषताएं पढ़ेंगे कि अकबर के समय कैसे चित्र बने, बाबर के समय कैसे बने, हुमायूं शाहजहां के समय कैसे बने, जहांगीर के समय कैसे बने वो। इसके तहत कुछ मुगल चित्रों का अध्ययन करेंगे, जिनमें से सबसे खास है, देखो, कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए। मिस्किन नाम के चित्रकार ने ये चित्र बनाया था, अकबर के समय बनाया था। इसके अतिरिक्त सोन नदी पार करते हुए बाबर, ये एक प्रसिद्ध चित्र है जो कि जगन्नाथ नाम के चित्रकार ने बनाया था, अकबर के समय ही बनाया था। इसके अतिरिक्त मैडोना की तस्वीर पकड़े हुए जहांगीर या अबुल हसन के द्वारा बनाया गया चित्र था, जहांगीर ने बनाया था, माफ कीजिएगा, जहांगीर के समय अबुल हसन ने बनाया था। इसके अतिरिक्त पक्षी विश्राम पर बाज, ये भी काफ़ी फेमस चित्र है, उस्ताद मंसूर ने ये चित्र बनाया था जहांगीर के समय। और कबीर और रेदास नाम का चित्र उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने बनाया था शाहजहां के समय। और दारा सिकोह की बारात नाम का एक और खास फेमस चित्र है, हाजी मदानी नाम के चित्रकार ने बनाया था। प्रांतीय मुगल शैली में ये बना था, यानी कि अवध में ऐसा, अवध शैली में ऐसा चित्र बना था, ऐसा माना जाता है। हालांकि जो भी आप नाम देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे जो नाम हैं, जो कलाकार हैं, ये इनके समय के प्रमुख कलाकार रहे हैं, जिनमें मिस्किन अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार रहा है। अबुल हसन जहांगीर का प्रमुख चित्रकार था, जिससे कि आपको पता है कि नादिर उज़्मा की उसको उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। और उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। और फ़कीर उल्लाह खां शाहजहां के समय का प्रमुख कलाकार था। इसके अलावा हाजी मदानी जो चित्रकार है, उसने भी दारा सिकोहे नाम की बारात का जो चित्र बनाया था, उसमें दारा सिकोहे और उसके पिता शाहजहां के साथ बहुत सारी आकृतियां दर्शाई है। पूरा हमें अध्ययन करना है, वो हम लोग विस्तृत रूप से क्लासेज में देखेंगे। दक्षिण शैली में पढ़ेंगे, उत्पत्ति और विकास को पढ़ेंगे, दक्षिण शैली की विशेषताओं को पढ़ेंगे, और दक्षिण शैली के प्रमुख चित्रों में बात करते हैं हम लोग, तो राग हिंडोला है, अहमदनगर शैली में बना हुआ है। और चांद भी पोलो खेलते हुए या फिर चौगान खेलते हुए का चित्र गोलकुंडा शैली का प्रमुख चित्र है, ये पढ़ेंगे। 6वीं जो इकाई होगी उसमें पढ़ने वाले हैं बंगाल स्कूल और भारतीय कला के आधुनिक रुझान को, यानी मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ इंडियन आर्ट, और हम लोग बंगाल स्कूल को देखने वाले हैं, जिसमें कला, भारतीय कला में एक नया युग क्या आया है, एक न्यू ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं इंडियन आर्ट में, उनके बारे में हमें परिचय प्राप्त करना है। और इसके अलावा निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन करना है, जिसमें से एक नाम दिया है इन्होंने, समुद्र का गर्भमर्दन करते हुए श्री राम, जो कि राजा रवि वर्मा की काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास और उद्भव। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका विकास 3 चरणों में हुआ है, विशेष रूप से 1906, 1921 और फिर 1947 में जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपना लिया गया था। तो ये कैसे बना था, इसका कैसे आकार आया, इसकी कैसी योजनाएं बनाई गई थी, वर्तमान स्वरूप जो है वो कब निकल के आया, उसके कौन उसके जो है डिजाइनर थे, ऐसी हम सारी तमाम जानकारियाँ इसमें हमें पढ़नी होगी। तो जैसा कि पिंगली वेंकैया का नाम आप लोग वर्तमान के राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप के विषय में याद रखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बंगाल चित्र शैली का परिचय पढ़ना है। बंगाल शैली की उत्पत्ति कब हुई, उसका विकास कैसे हुआ, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, वो सब देखनी है। साथ ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय कलाकारों का योगदान देखना है, यानी जो हमारे इंडियन जो हमारे मूवमेंट्स हुए हैं, फ्रीडम मूवमेंट्स जो हुए हैं, उसमें जैसे कि चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो दांडी मार्च हो, बहुत सारे जो भी आंदोलन हुए हैं उसमें भारतीय कलाकारों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया है। कौन कलाकार हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे कि आप
सभी ने नंदलाल बसु जी के विषय में पढ़ा, आप लोगों ने भूल सिंह शेखावत जी के विषय में पढ़ा, आप लोगों ने रज़ा आरा के बारे में पढ़ा। उन सभी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों में भाग लिया था, जिनमें से सर्वोपरि आप सभी में जानते हैं नंदलाल बसु का नाम खास तौर से याद रखना है और बंगाली स्कूल के कुछ चित्रों का अध्ययन करना है। कुछ का नाम दे रखा है जैसे कि यात्रा का अंत, अवनींद्रनाथ टैगोर जी का चित्र है। इसके अतिरिक्त हमें पढ़ना है पारस सारथी नाम का चित्र, नंदलाल बोस जी का चित्र बना हुआ है। राधिका नाम का चित्र जो कि ग्लूमी राधिका के नाम से भी जानते हैं, ग्लूमी राधिका, अब्दुल रहमान चुगताई ने बनाया था। इसके अलावा हमें पढ़ना है भारतीय कला में आधुनिक रुझान यानी कि न्यू ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट को हम लोग देखने वाले होंगे, उसका परिचय हमें देखना है और उसके साथ साथ हमें कुछ और चित्रों का अध्ययन करना है। जैसे कि बंगाल स्कूल के बाद में जो ट्रेंड्स आते हैं वो अपने आधुनिक रुझान में आ जाएंगे। बंगाल स्कूल के बाद में जैसे कि गगनेंद्रनाथ टैगोर जी ने जो काम किया, यामिनी राय ने जो काम किया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो काम किया, अमृता शेरगिल का काम, ये सारे के सारे जो हैं किस में आ जाएंगे, आधुनिक रुझान में ही आ रहे हैं ये। ठीक है, तो उनका अध्ययन करना है, जिसमें से जादूगर मैजिशियन नाम का चित्र जी.एन. टैगोर का है, माँ और बच्चा यामिनी रॉय का है, महिला का चेहरा या फिर विमेन फेस रविन्द्रनाथ टैगोर का है, थ्री गर्ल्स अमृता शेरगिल का चित्र है, ये पढ़ना है हमें। और कुछ मूर्तियाँ हमें पढ़नी है जैसा कि श्रम की विजय डीपी राय चौधरी की प्रमुख मूर्ति शिल्प है, कांस्य धातु में बनी हुई है, श्रम की विजय या फिर द ट्रायम्फ ऑफ लेबर। इसके अतिरिक्त संथाल परिवार, संथाल फैमिली का मूर्ति शिल्प राम किंकर बैज जी का हमें पढ़ना है। न केवल इन दो को ही पढ़ना है बल्कि हमें वो जो भी कलाकार रहे हैं, बंगाल के कलाकार रहे हैं, चित्रकार हो, मूर्तिकार हो, प्रिंट मेकर, उन सभी का अध्ययन करना है हमें। इसके अतिरिक्त समकालीन और कंटेम्प्ररी, समकालीन या फिर कंटेम्प्ररी भारतीय कलाकृतियों का अध्ययन करना है। तो समकालीन कलाओं की बात करते हैं, जैसे कि हम हुसैन साहब की चित्र है मदर टेरेसा का अध्ययन करेंगे, हम के हेबार के चित्र, कविता का जन्म के बारे में बात करेंगे, गॉसिप यानी गपशप नाम का चित्र है एन.एस. बेंद्रे की बात करेंगे, विकर्ण यानी देव मेहता के हम चित्र की बात करेंगे। ऐसे और जो भी अपने चित्रकार रहे हैं जो कि अपने प्रमुख कला समूह से संबंध रखते हैं, जिसमें अपने चाहे पेग हो, चाहे कलकत्ता ग्रुप हो, चाहे दिल्ली शिल्पी चक्र हो, चाहे वो चोलमंडल विलेज हो, जो भी हमारे कलाकार हैं उन कलाकारों को हमें देखना है, साथ ही उनकी प्रमुख कलाकृतियों का हमें अध्ययन करना है। ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय की कुछ और अन्य विशेष बातों की। तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है अपने आप में एक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, यानी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है और यहाँ पे जो भी अध्ययन होता है, अध्यापन होता है, वो इंग्लिश में ही होता है। तो जिस किसी को यदि ऐसा कुछ डाउट है तो क्लियर कर लें कि सीबीएसई स्कूल है केंद्रीय विद्यालय संगठन। भारत में लगभग 1250 से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय वर्तमान में कार्यरत हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, ये भी प्रश्न कई बार जहन में आता होगा। डिपेंड करता है कि वहाँ पे पैनल जो है उसमें कौन बैठा है। बेसिकली ऑल इंडिया से कहीं से भी आपके पैनल में कोई भी बैठ सकता है और जो भी पैनल में बैठेगा उनको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। हाँ, ये हो सकता है कि जो वहाँ पैनल में बैठा है उसको हिंदी कम आती हो, वह पैनल में बैठने वाला प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसी या डीसी जो है वो साउथ इंडिया से भी हो सकता है, वो गुजरात से भी हो सकता है, वो हिमाचल प्रदेश से भी हो सकता है, किसी भी स्टेट से बिलोंग कर सकता है और ऐसी स्थिति में उनको हिंदी आना लाजमी होता है। परंतु फिर भी हिंदी कम आएगी तो वो इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, बल्कि आपका हिंदी में भी इंटरव्यू हो सकता है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू हो सकता है। क्लियर नहीं है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आप मतलब इंग्लिश में ही इंटरव्यू दें। हाँ, यदि आपको कल को किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं आती है, ऐसी जगह पे आपको भेज दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको इंग्लिश का प्रयोग करना कंपल्सरी ही है। आपको साउथ इंडिया भेज दिया जाता है, आपको केरल भेज दिया गया है, वहाँ पे मलयालम के अलावा आपको दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश ही मिलेगी। ऐसी स्थिति में आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो ट्रांसफ़र है या फिर ये कहें कि आपका जो जॉइनिंग है वो भारत के किसी भी कोने में, इवन अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में भी आपकी जॉइनिंग करवाई जा सकती है, आपकी लद्दाख में भी जॉइनिंग हो सकती है, आपकी नागालैंड में भी जॉइनिंग हो सकती है। पहली जॉइनिंग कहीं भी हो सकती है, दूसरी जॉइनिंग भी कहीं भी है, तो कोई भी जॉइनिंग कहीं भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त आप में से जो साथी किसी के डाउट हो कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो साथियों याद ध्यान दें कि ये जो केंद्रीय विद्यालय जो है यहाँ पे आपको 5 ईयर का डिग्री या डिप्लोमा चाहिए होता है। तो 5 ईयर में वो हमें होना चाहिए
आफ्टर 12th क्लास, पोस्ट 12th क्लास या फिर सीनियर सेकेंडरी आपके पास 5 ईयर का डिग्री होना चाहिए, जिसमें आपके पास 3 ईयर्स आपके पास 3.3+2, या तो आपके पास 3+2 हो, यानी कि 3 साल की आपके पास ग्रेजुएशन हो जिसमें आपकी ड्राइंग एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, और 2 साल की आपकी मास्टर्स डिग्री हो जिसमें जो भी ड्राइंग से होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास 5 ईयर का नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको निकाल दिया जाएगा। सेकेंडरी थिंग आती है, यदि आप BFA या फिर MFA किया है आपने, तो ऐसी स्थिति में आपका 4 ईयर का जो BFA होता है, 4 ईयर का जो BFA है, उस BFA के बेस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि आपके 4 जो साल का BFA है, बैचलर जो फाइन आर्ट्स की डिग्री है, वो यहाँ पे कंसिडर कर ली जाती है। आप इसके भी आप भर सकते हैं। प्रश्न किसी के दिमाग में आ रहा हो कि अभी फ़िलहाल मेरी MA चल रही है या फिर मेरा मास्टर्स चल रहा है, MFA चल रहा है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 26 तारीख लास्ट डेट है, 26/12/2022 ये फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, और इस तिथि से पहले पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आपकी डिग्री कंप्लीट है तो आप इस पद के लिए योग्य हैं, अन्यथा आप इस पद के लिए योग्य नहीं हैं। हालांकि इससे पूर्व जो है इसको स्वीकार कर लेते थे, लेकिन इस वर्ष जो है उन्होंने साफ साफ दिया है कि आप इसके लिए योग्य नहीं होते हैं। प्रश्न आता है कि आपके पास केवल BA है, और उसके बाद में आपके पास यदि किसी विशेष किसी सरकारी संस्था का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, 5 साल का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है, ऐसी स्थिति में भी आपका जो है चयन करना, आपका चयन हो सकता है। आपके पास 3 ईयर्स का आपके पास BA आपने किया है ड्राइंग सब्जेक्ट के साथ, प्लस आपके पास 5 साल का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो थोड़ी संभावना बन जाती है। आई एम नॉट श्योर, कंप्लीटली मैं नहीं कह रहा हूँ कि ले ही लिया जाएगा, बट 5 ईयर का एटलीस्ट आपके पास यदि एक्सपीरियंस है, ऐसी स्थिति में वो एक्सपीरियंस भी आपका गवर्नमेंट किसी संस्था का होना चाहिए। गवर्नमेंट संस्था का, चाहे वो कोई केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे आपका कोई सरकारी स्कूल हो, वहाँ का ही होना चाहिए, अन्यथा वो कंसिडर नहीं किया जाता है। इंटरव्यू की बात करते हैं दूसरी, तो इंटरव्यू में कहीं पर भी आपके किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट, कोई मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। यदि आपके पास, चाहे वो आपके पास NCC का हो, चाहे आपके पास स्काउट गाइड का हो, ठीक है, आपके पास जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स, उनके कोई पॉइंट्स आपको अलग से नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन की बात करते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है उसमें आपके 60 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है, ताकि आपके जो एग्ज़ाम है, आपने देखा कि आपकी 180 की आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो रहने वाला है, इन दोनों की, इसका 70% निकाला जाएगा और इसका 30% निकाला जाएगा, दोनों का जोड़ के फिर जो है इनकी परसेंटाइल निकाली जाएगी। परसेंटाइल निकाल के आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, उसके आधार पे आपका चयन होगा। इसके अलावा एक चीज़ और भी शायद किसी के जहन में आती होगी कि एक प्रश्न किसी ने पूछा था, हालांकि क्वालिफिकेशन के बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, हालांकि जिसमें कि साफ साफ मेंशन किया हुआ है उन्होंने कि आपके पास यही डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो 5 ईयर का है वो ड्राइंग एंड पेंटिंग भी हो सकती है, स्कल्पचर में भी हो सकता है, फिर ग्राफिक आर्ट या फिर अप्लाइड आर्ट में भी हो सकता है। कोई भी कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि 26 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है, और जैसा कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा हुआ है, आपको मैं बता देना चाहूँगा। ये वो बात है जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आप कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपकी 26 तारीख से पहले आपकी डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए। द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एक्सपीरियंस जो है, ये सारे के सारे 26 दिसंबर 2022 तक आपकी जो है वो होनी चाहिए। इनके लिए हमें क्लियर करना है, एप्लीकेंट्स मस्ट सेटिस्फाइड देमसेल्फ अबाउट देयर एलिजिबिलिटी एज ऑन 26। साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है, यदि इससे पहले आपके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है तो आप जो है वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं होने वाले हैं। एक यहाँ पे बात की जा रही थी OBC के सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे थे, कुछ साथियों को पता होना चाहिए जो OBC का सर्टिफिकेट है, 2 तरीके के सर्टिफिकेट्स होते हैं। एक अपना स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है अपना OBC सर्टिफिकेट, एक हमारा जो सर्टिफिकेट है वो जारी करता है केंद्र सरकार। तो हमारी जो जाति है वो केंद्र सरकार में किस नाम से आती है, वो क्या OBC में अकाउंट की जाती है केंद्र में, तो इस वजह से आपको जो है केंद्र का, यानी OBC सर्टिफिकेट जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए,
ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया हुआ होना चाहिए। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास नहीं है तो आप उसको बनवा लीजिएगा, वो आपके लिए कंपलसरी होता है। इसके अतिरिक्त एज रिलैक्सेशन जो है वो उनके बारे में मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले पेपर के सिलेबस की बात करते हैं तो हमारा जो सिलेबस है उसमें 180 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें से अपने 15 क्वेश्चन जो है 15% जो होने वाले हैं वो हिंदी के हैं। जिसमें से अपना आप सभी ने देख ही लिया होगा वैसे तो खैर, बट फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में आपको रीडिंग कंप्रहेंसिव आने वाला है, वर्ड पावर आने वाले हैं, ग्रामर का पार्ट आने वाला है, उसके यूजेज आने वाले हैं। हिंदी में भी आपको वही आएगा जैसा इंग्लिश में, वही हिंदी में आपके पठन कौशल है, शब्द सामर्थ्य है, ग्रामर यानी व्याकरण है, आपका यूजेज यानी कि इनकी प्रयुक्ति है। तो वही चीज़ें हिंदी में वही इंग्लिश में सेम ही चीज़ें आपको 15 क्वेश्चन के आने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो अपने क्वेश्चन है बाकी के बच जाते हैं उसमें आपके आने वाली है, देखिए यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज आने वाला है, प्लस करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के 20 हैं, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर लिटरेसी के हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आने वाले हैं। टोटल आपके 180 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें आपके पेडागोजी नहीं आने वाली है। इसके लिए आर्ट एजुकेशन के लिए, आर्ट एजुकेशन और फिजिकल हेल्थ के लिए किसी के लिए भी पेडागोजी या फिर ये कह सकते हैं कि जो शैक्षिक अभिरुचि के प्रश्न नहीं आने वाले हैं, निश्चिंत रहिए आप इस चीज़ के लिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके 60 और 30 का आपका जो है रहने वाला है, यानी आपकी जो एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपके 60 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है। 60 नंबर के इंटरव्यू में आपके 30 नंबर जो आपकी डेमो टीचिंग करवाई जाएगी, आपका पढ़ाने का तरीका देखा जाएगा, प्लस आपके 30 नंबर जो है बाकी चीज़ें देखी जाएंगी, जिसमें आपका काम भी होने वाला है, आपके बोलने चालने ढंग भी देखने वाले हैं। ये सारी की सारी चीज़ें होने वाली हैं। और ये जो रेशियो जो होने वाला है वो होने वाला है 70+30 का। 70% वेटेज आपके रिटन एग्जाम का होगा, 30% वेटेज जो है आपके होने वाला है इंटरव्यू का। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन का मोड होने वाला है। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, आपको डेफिनेटली उसका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको सही तरीके से समझ लिया होगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।